Maker formula 1 by f equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। चलिए आप बताइए, डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ये बताना। क्या डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म? हाँ, म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला आया था साइन के टर्म में, वो बताना है। साइन फिर ब्रैकेट में a प्लस डेविएशन m बाई 2 फिर डिवाइड साइन a बाई 2। ठीक है, सही है। अपना माइक ऑफ कर लीजिए अब। चलिए, कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी। चलिए, अब बात समझ लीजिए ध्यान से, है ना। नहीं, वो माइक ऑन कर रहे हैं, लगता कहीं भाग गए हैं। आज हम लोग को देखिए चालू क्या करना, वो देख लीजिए। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स इन हो गया है। पिछले क्लास में एनसीईआरटी भी पूरा बता दिए थे। आप बात समझ गए होंगे अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो है ना। देखिए, वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है हम लोग को, क्या समझना है, उसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए वेव ऑप्टिक्स में यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऐसा प्रॉपर्टीज, ऐसा फिनोमेना जो वेव नेचर ऑफ वेव होने का एक्सप्लेनेशन दे। मतलब समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि लाइट जो है वेव है, इसका प्रूफ प्रदान करें, उसके फिनोमेना को एक्सप्लेनेशन करने में हेल्प करे। ठीक है, क्योंकि लाइट जो है आपका, लाइट जो हम लोग जिसको समझते हैं, वह लाइट क्या है आपका, लाइट जो है आपका पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। तो पार्टिकल नेचर शो करने वाला फिनोमेना क्या क्या है लाइट का, तो सबसे पहले उसके लिए केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े होंगे। वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर होने का एक्सप्लेनेशन करता है। उसी तरह से और भी इफेक्ट है, क्रॉम्पटन इफेक्ट है, बहुत सारा इफेक्ट है जो आपको सिलेबस में पढ़ना भी नहीं है ना। उसी तरह से वेव, लाइट को वेव होने का भी प्रमाण होना चाहिए कि वेव है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक में आप ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल है, उस इलेक्ट्रॉन को कोई धक्का अगर दे सकता है तो कोई पार्टिकल ही धक्का दे सकता है। क्योंकि वेव का प्रॉपर्टीज होता है कि एनर्जी जितना रफ्तार में लेता है उतने ही रफ्तार में वो रिलीज करते चला जाता है। जबकि पार्टिकल का, जो पार्टिकल का नेचर होता है, वो एक बार झटका देता है। जैसे वेव और पार्टिकल, वेव में कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लो करता है, पार्टिकल में एब्रप्टली टूट टूट करके एक बार, मतलब कि पार्टिकल में जैसे कि पेन उठा के इसको मारेंगे तो एक बार जिसको लगा उसको झटका लगेगा, वो लगातार नहीं देगा, झटके के साथ देगा। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन को अगर मोमेंटम और एनर्जी प्रोवाइड करना है तो वेव उसको नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको पार्टिकल प्रोवाइड करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर लाइट के कारण बाहर निकल जा रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। पार्टिकल नेचर मतलब जिसमें मास हो, है ना, एक बार मोमेंटम दे। लेकिन वेव की प्रॉपर्टी जो होती है कि वेव लगातार एनर्जी किसी चीज को देता है, एक बार एब्रप्ट तोड़ तोड़ के नहीं, कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लो करता है यहाँ से, तो उसको कहते हैं वेव नेचर। उसको क्या कहते हैं, वेव नेचर हम लोग कहते हैं। आया समझ में, उसको क्या कहते हैं, वेव नेचर कहते हैं। तो वेव नेचर
जो होता है उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, वेव नेचर में क्या होता है ना। तो वेव नेचर में लगातार एनर्जी जाएगा। तो अब वेव नेचर के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन फिनोमेना पढ़ना है, यानी कि देखिए मतलब ये प्रमाण देना है कि लाइट एक वेव है, तो उसके लिए कौन कौन सा घटनाएं घटित होती है इस यूनिवर्स में, उस घटनाएं में से कुछ घटनाएं आपको पढ़ना है। उसमें से सबसे पहला है इंटरफेरेंस। जहां इंटरफेरेंस होगा वहां हर हाल में वेव होगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ, इंटरफेरेंस जहां होगा वहां वेव होगा। तो साउंड वेव के केस में इंटरफेरेंस होगा, लाइट वेव के केस में इंटरफेरेंस होगा। और आज जो थ्योरी पढ़ाएंगे या कल जो थ्योरी लाइट में पढ़ाएंगे अगले अल्टरनेट क्लास में, वही थ्योरी अगले अल्टरनेट में साउंड में भी सेम सेम चल रहा है, एकदम दोनों पैरेलल चल रहा है। दोनों में सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, यहाँ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव पढ़ेंगे, वहां सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव पढ़ेंगे। आए बात समझ में? तो पढ़ेंगे तो दोनों का थ्योरी एकदम 100% सेम होगा, बस इतना ही समझ लीजिए, है ना। डेरिवेशन कहीं एक जगह याद कीजिए तो काम निकल जाएगा, हाँ, लेकिन क्वेश्चन दोनों जगह बनाने का तरीका अलग अलग है, थोड़ा क्वेश्चन में वेरिएशन है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मेनली। तो देखिए सबसे पहले आज ह्यूजेंस प्रिंसिपल समाप्त करेंगे, है ना। साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने वेव को एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत योगदान दिए हैं। उसके बाद इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, और मेन टॉपिक इंटरफेरेंस ही है इस स्लाइड का। मतलब वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस पर अगर कमांड हो गया तो जेई एडवांस में हर एक साल एक क्वेश्चन, नीट में 1 से 2 क्वेश्चन, जेई मेन में भी एक क्वेश्चन, यहाँ से फिक्स है आपका। इंटरफेरेंस के बाद एक प्रॉपर्टी आता है डिफ्रैक्शन, एक प्रॉपर्टी उसका पोलराइजेशन, यही 3-4 प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है इसमें, है ना। तो रे ऑप्टिक्स से ये छोटा है, उतना बड़ा नहीं है। रे ऑप्टिक्स में तो बहुत लंबा क्लास चला है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग वेव ऑप्टिक्स पे क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वह फिनोमेना जो वेव नेचर ऑफ वेव को एक्सप्लेन करने में हेल्प करे, है ना। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इन दिस चैप्टर बी स्टडी phenomena, we study phenomena which explain wave nature of wave, wave nature of wave। यानी कि हम इसमें वह प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो वेव नेचर ऑफ वेव होने का एक्सप्लेनेशन करता हो, यानी कि वेव का वेव नेचर होने का एक्सप्लेनेशन देगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ टर्म और टॉपिक है, उसको हम लोग पहले समझते हैं। छोटा छोटा टर्म है ना, उस टर्म को भी थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे वेव फ्लो कैसे करता है, अगर वेव है तो एनर्जी किस तरह से लेके जाता है, तो डिस्टरबेंस के रूप में ले जाता है। कैसे ले जाता है? डिस्टरबेंस के रूप में ले जाता है। यदि यहाँ एक सोर्स है, लाइट का सोर्स हो या साउंड का सोर्स हो, एस पर सोर्स है, तो वेव जो है डिस्टरबेंस के रूप में आगे बढ़ता है। वो आप पहले से भी जानते हैं, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वेव जो है ऐसा नहीं एक डायरेक्शन में जाएगा, वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। और अगर सिमेट्रिकल कंडीशन हो तो वेव से, ध्यान से सुनिएगा, वेव से इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब यहाँ यदि सोर्स है और ये डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, तो हर एक पॉइंट पर एनर्जी सेम होगा, मोमेंटम सेम होगा। याद कर लीजिए हम क्या कह रहे हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर सोर्स है तो सोर्स यदि है तो उसी बात को हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि सोर्स है यहाँ पर तो सोर्स जो है आपका हर हाल में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके चारों तरफ वह इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल होगा, मोमेंटम भी इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल होगा। इस बात को याद कर लीजिएगा, ठीक है।
और ये जो वेव इस तरह से फैलता है, इसका नाम होता है वेव फ्रंट होता है। क्या होता है? वेव फ्रंट होता है इसका नाम। फ्रंट मतलब आगे का पोर्शन, और वेव का सबसे आगे का पोर्शन, उसी को क्या कहते हैं? वेव कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ वेव फ्रंट एक पॉइंट पढ़े होंगे, लोकस एक टर्म पढ़े होंगे। लोकस क्या होता है? तो देखिए, हमने कहा कि एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल इक्वल होता है। तो एक टर्म होता है आपका लोकस। अब लोकस क्या होता है? लोकस का डेफिनेशन क्या होता है? तो देखिए ध्यान समझिएगा, किसी भी पॉइंट्स के चलते वह सारा पॉइंट का कलेक्शन जो इक्वल डिस्टेंस पर हो, उसको उस पॉइंट का क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं, है ना? तो देखिए ध्यान से, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स around a given point which are equidistant, such points are known as locus. known as क्या? लोकस। लोकस उसको कहते हैं। और वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या होगा? तो देखिए इतना बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग वेव फ्रंट की बात करेंगे, यानी वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वेव फ्रंट का डेफिनेशन किसका? वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या होगा जो। तो इतना बात जब समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए वेव फ्रंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वेव फ्रंट आखिर क्या होता है। क्या होता है वेव फ्रंट, क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से। देखिए वेव फ्रंट क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। वेव फ्रंट होता आखिर क्या है? वेव फ्रंट क्या होता है? देखिए किसी भी सोर्स के चारों तरफ, क्या? किसी भी सोर्स के चारों तरफ वह पॉइंट का कलेक्शन जो सेम फेज में ऑसिलेट करे, यानी कि द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स around any source which oscillate in same phase। और सेम फेज का नाम होता है इन फेज भी लिखा जाता है। ऐसे याद कर लीजिए, कहीं कहीं बुक में इन फेज लिखा रहेगा। मतलब द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अराउंड एनी सोर्स विच ऑसिलेट इन सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट ऑफ वेव। वह वेव का क्या होगा? वेव फ्रंट होगा। बात समझ लीजिए, वह वेव का क्या होगा? आपका वेव फ्रंट होगा। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। आए बात समझ में? तो वेव फ्रंट जो है अब कैसा होगा, कैसे इसको, या आप वेव फ्रंट को ऐसा लिख सकते हैं। तो वेव फ्रंट हो गया। तो देखिए बता दीजिए वेव फ्रंट क्या दिक्कत है, चलिए देख लीजिए एक बार। देखिए वेव फ्रंट क्या होता है, जैसे आप इसका हम एग्जांपल से आपको आप समझाते हैं तो डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक लाइट का सोर्स है, ये बल्ब है यहाँ पर रखा हुआ है, ये लाइट का सोर्स है, तो इसके चारों तरफ जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस तरह से होगा आप सोच लीजिए। इसी तरह से होगा डिस्ट्रीब्यूशन। चारों तरफ जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका इस तरह से होगा डिस्ट्रीब्यूशन। ये रिफ्रैक्टेड नहीं है, पूरा आपका स्ट्रक्चर है,
अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम पूरा बना देते हैं। इसी तरह से एनर्जी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसी तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस तरह से देख लीजिए ध्यान से, यानी कि जो सोर्स है ना, उस सोर्स से इक्वल दूरी पर, जैसे ही अगर ये R1 है, ये R2 डिस्टेंस है और ये R3 डिस्टेंस है, लेकिन यहां से सोर्स से जो R1 डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब एक फेज में ऑसिलेट कर रहा है। एक फेज में ऑसिलेट करने का मतलब समझे हम क्या करना चाह रहे हैं, यानी कि पानी में वेव जो उत्पन्न होता है उसको ध्यान से समझिएगा। आपको शांत, आप क्या कीजिए, बाथरूम चले जाइए, उसमें बाल्टा वो होता है, बाल्टा में पानी भर लीजिएगा, उसको आराम से शांत होने दीजिएगा और बीचों बीच पेन से आप उसको ऊपर नीचे कीजिएगा पानी में। तो जानते क्या होगा, आपको चारों तरफ एक वेव फैलेगा और पेन से जो वेव फैलेगा पानी में, वह इक्वल दूरी पर इक्वल जैसा फिनोमेना शो करेगा, इक्वल घटना शो करेगा। अगर यहाँ R1 दूरी पर है कि वेव, वो पानी का जो वेव है वो ऊपर की ओर उठ रहा है, तो R1 दूरी पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सारा होगा ऊपर की ओर उठेगा। और अगर R2 दूरी पर सब नीचे जा रहा है तो सारा नीचे जाएगा। हमारा कहने का मतलब यही है, और यही कहलाता है वेव फ्रंट। सारा अगर एक ही साथ ऊपर उठ रहा है तो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल। यानी हम बोल रहे हैं तो हवा में जो चारों तरफ वेव जो फैल रहा है, वह वेव भी इसी तरह से फैल रहा है। ऐसा नहीं कि एक तरफ ज्यादा जाएगा एक तरफ कम जाएगा। बात समझ लीजिए इसी तरह से। यानी कि वेव फ्रंट क्या है, तो इसी को वेव फ्रंट कहते हैं। ये क्या है आपका, वेव फ्रंट है। क्या है, वेव फ्रंट है। आप समझ में, क्या है आपका, वेव फ्रंट है। इस बात को समझिए अच्छी तरह से, क्या है आपका, वेव फ्रंट है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप समझ में। तो वेव फ्रंट जो है उसको अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो वेव फ्रंट क्या है उसको समझ लीजिए। तो यही आपका वेव फ्रंट है। यानी वेव फ्रंट में क्या होता है, इक्वल फेज में सारा ऑसिलेट करेगा। मतलब इक्वल डिस्टेंस पर जो है आपका इक्वल इक्वल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब सेम डिस्टेंस पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होगा, सारा एक ही फेज में ऑसिलेट करेगा। यानी सारा ऊपर जाएगा तो ये सारा ऊपर जाएगा। बस इतना ही समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, हम क्या करना चाह रहे हैं जो आए बस समझ में। अब अगर आपको दिक्कत है तब बोलिए, किन्हीं को देख लीजिए, अगर कोई कष्ट है तो बतलाइए। सर बोलिए। सर इन फेज मतलब क्या होता है? सेम फेज, उसीलिए तो ब्रैकेट में लिखे हैं, सेम फेज को इन फेज कहते हैं और डिफरेंट फेज को आउट फेज कहते हैं। यहाँ एक दो टेक्निकल वर्ड है, उसको याद कर लेना है। यानी कि आप जो बोल रहे हैं वही बात हाँ में हाँ हम मिला दिए तो उसको कहते हैं इन फेज, और आपको अपोज कर दिए तो कहते हैं उसको आउट फेज। ठीक है, फेज मतलब होता है डायरेक्शन, एंगल दोनों होता है। तब फेज मतलब यहाँ डायरेक्शन से मतलब है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं तो हवा में जो पार्टिकल मीडियम ऑसिलेट करेगा वह जैसे इक्वल सोर्स से जो इक्वल डिस्टेंस होगा ना, इक्वल डिस्टेंस पर या तो ऊपर सारा जाएगा या तो सारा नीचे जाएगा। और आप बुक में जो फिगर देखते हैं ना कर्व वाला, ये वाला कि ऊपर नीचे जाता है, तो आपको लगता है ये लाइन का कर्व है। आप लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, वो प्लेन का कर्व होता है। आपको मैं बता रहा हूं, या आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पिछले क्लास में हम वेव को ट्रेवल करवाए थे ऐसे, तो आपको क्या लगा, लाइन का कर्व होगा। गुड, बट वेव जब ट्रेवल करता है तो लाइन में ये नहीं रहता है, ये प्लेन में रहता है। यानी ये ऐसे ट्रेवल करता है, ये जाता है ऐसे ट्रेवल करता है, पूरा प्लेन ऐसे। यानी पानी में देखे ना, हल्फा समझते हैं गांव में नदी में जो चलता है,
उसको देखिए कैसे वो चलता है, लाइन में चलता है, वो लाइन उठता है और नीचे जाता है कि पूरा प्लेन जाता है। इसीलिए वेव फ्रंट की बात को समझिए, वेव इसी तरह से फैलता है चारों तरफ। वेव फैलता कैसे है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो वेव इसी तरह से फैलता है, आपका ऑसिलेट लाइट करता भी है। ऐसे ही ट्रेवल करता है। सारा वेव, ऑल टाइप ऑफ वेव का एक ही प्रॉपर्टी होगा। तब फिर वेव कोई भी रहे, साउंड हो, लाइट हो, जो भी वेव हो, सब एक ही जैसा ट्रेवल करेगा। ये भी इसी तरह से। आपको क्या लगता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है? बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना। स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं करता है, वो भी आपको साइनोसॉइडल ऑसिलेट करते हुए ट्रेवल करता है। आया बात समझ में? लेकिन उसका ऑसिलेशन का जो फेज होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। मान लिया माइक्रोमीटर में है उसका एम्पलीट्यूड, तो आपको माइक्रोमीटर दिखेगा नहीं, वो आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन रियल में ही होता है, सारा वेव एक ही जैसा ट्रेवल करता है। और अब ये हम बना रहे हैं, ये वेव फ्रंट है किसका? पॉइंट सोर्स के चलते हैं। किसके चलते? पॉइंट सोर्स के चलते। आपका लाइन सोर्स रहेगा, अगर मरकरी है, ये सोर्स है, सोर्स आपका ये है लाइट, यानी मरकरी वाला है, लाइट है, वो बल्ब वाला लाइट था। अगर ये सोर्स है, लाइट सोर्स है ये, तो इसके चलते जो वेव फ्रंट होगा ना, वह वेव फ्रंट इस तरह से होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा हम क्या कर रहे हैं। ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा वेव फ्रंट बनाने वाले हैं। ये कैसे लाइन खींचेंगे? यहाँ एक कैसे लाइन खींचेंगे? एक वेव फ्रंट ये हो गया, एक वेव फ्रंट ये हो गया, मतलब ये एक वेव फ्रंट बना दिए। क्या बना दिए? यह एक वेव फ्रंट हम बना दिए हैं। बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहें। फिर अगला वेव फ्रंट होगा उसी थोड़ा दूर पर, फिर अगला ये वेव फ्रंट है, ये नेक्स्ट वेव फ्रंट है। थोड़ा गलती हो गया है, गलती को सुधार लेते हैं कि अगला वेव फ्रंट रेड से दिखाते हैं। ये रेड से वेव फ्रंट है, जो नेक्स्ट वेव फ्रंट है, ऐसे है ये, मतलब इस तरह से है, ठीक है। उसके अगला वेव फ्रंट फिर जो होगा आपका अलग होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट का शेप सिलेंडर के जैसा होगा, और अगर आपका पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट का शेप स्फेरिकल होगा। कब तक? जब तक कि वो रिफ्लेक्ट नहीं करे और रिफ्रैक्ट नहीं करे, आने उसको ना तो रिफ्लेक्शन करे ना तो रिफ्लेक्शन करे, मतलब ब्रह्मांड में फ्री रूप से ये तैर रहा होगा, फैल रहा होगा तब। क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद वेव फ्रंट का शेप बदल जाता है। और इसी शेप पर जेईई एडवांस 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था, जो बहुत इजी था, लेकिन फिर भी लोगों को गड़बड़ा दिया था, है ना। वेव फ्रंट के शेप पर ही पूछ दिया था वो क्वेश्चन। शेप ही एक फिगर दिया था और वहां एक लेंस बना दिया था, और वो वेव फ्रंट उससे पार होने के बाद उसका पिक्चर कैसा बनेगा, वो 4 गो डायग्राम में पूछे हुए था। क्वेश्चन कभी भी कहीं से आ सकता है, बस इतने सोच लिए। थ्योरेटिकल पार्ट था, इसके पहले एडवांस कभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाया था, और पिछले साल उठाया था। और उठाया इतना आसान क्वेश्चन कि सब लोग देख के ही बेहोश हो गए कि ये क्या है ना। क्वेश्चन ही लोग नहीं पढ़ पाए। देखिए तो बात समझिएगा, वेव फ्रंट जो है आपका यहाँ पर क्या है, तो वेव फ्रंट जो है सोर्स के चारों तरफ वह पॉइंट का कलेक्शन जो सेम फेज में ऑसिलेट करे। सेम फेज मतलब सेम डायरेक्शन में ऑसिलेट करे, मतलब अगर सारा सभी नीचे जा रहा है तो सब नीचे जाएगा, ऊपर जा रहा है तो सब ऊपर जाएगा। यानी पानी में जो तरंग फैलता है ना, पानी में जो आपको गांव में उसको कहते हैं, ये वेव लाइक स्ट्रक्चर जो फैलता है पानी में, है ना। नदी के पास चले जाइए, अभी हवा चल रहा होगा, नदी में पानी होगा, वहां देखिएगा बहुत तरह से इस तरह से बात होगी आपको, ठीक है। तो उसको हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। सारा वेव इसी तरह से फैलेगा, चाहे दुनिया में कोई भी वेव हो, क्योंकि सबके लिए थ्योरी यही है। तो यहाँ से दो चीज और समझ में आ रहा है कि पॉइंट सोर्स के चलते वेव फ्रंट जो होगा आपका स्फेरिकल होगा, और लाइन सोर्स के चलते वेव फ्रंट जो होगा सिलेंड्रिकल होगा। तो यहाँ भी बात जोड़ देते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये है स्फेरिकल, यह स्फेरिकल वेव फ्रंट है। और यह जो है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। कैसा वेव फ्रंट है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है। क्या है ये? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये जो है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। ऐसा मत सोचिए कि यही वेव फ्रंट है,
ये वेव फ्रंट, ये भी है, ये भी वेव फ्रंट है। तो आप लोग दिमाग लगाइए, किसी भी सोर्स के चारों तरफ कितना वेव फ्रंट हो सकता है? तो अनंत, इनफाइनाइट। आए बस समझ में? कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, यानी अनंत होगा। तो वेव फ्रंट जो होता है इस तरह से होता है। ये फिगर है स्फेरिकल वेव फ्रंट का, और वो फिगर है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अब आगे की बात करते हैं, अभी और भी बहुत सारा वेव फ्रंट पढ़ना है, ठीक है? तो आप लोग ये बताइए प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा? तो देखिए ध्यान से सोचिएगा, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ जाए, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा हो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा हो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा हो, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, स्पीड है लाइट का दिखाया हुआ है। तो इस पर जो वेव फ्रंट बनेगा ना, वो वेव फ्रंट ऐसा बनेगा। बहुत सारा वेव फ्रंट बनेगा, ऐसा मत सोचिए कि बहुत कम बनेगा, बहुत सारा वेव फ्रंट बनेगा। बस इसी बात को ध्यान से समझ लीजिए। ये है, तो ये पैरेलल वेव फ्रंट है, यानी इसको प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट है आपका, प्लेन वेव फ्रंट है। यानी प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा? जब आपका बीम ऑफ लाइट पैरेलल है। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट कब आएगा? जब कोई सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो। तो कैसा होगा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा, तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। यानी कि मेनली आपको तीन तरह का वेव फ्रंट पढ़ना है, एक स्फेरिकल, एक प्लेन और एक सिलेंड्रिकल। लेकिन वेव फ्रंट एनी टाइप का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, बस इतना ही समझ लीजिए। आप वेव फ्रंट का शेप जो है बदल जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यानी यह भी पॉइंट लिखने लायक है। शेप ऑफ वेव फ्रंट, शेप, साइज की बात नहीं कर रहे हैं, शेप ऑफ वेव फ्रंट चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद वेव फ्रंट का शेप जो है बदल जाएगा। तो देखिए हम एक बदल के दिखाते हैं आपको। जैसे यहां पर क्या है वो समझ लीजिए ध्यान से। एक आपका एक कन्वेक्स लेंस है ना? कन्वेक्स लेंस के फोकस पर, ये जो फोकस है ना, कन्वेक्स लेंस के फोकस पर एक सोर्स रख दीजिए लाइट का। कैसा सोर्स रख दीजिए? लाइट का। अब बताइए ये सोर्स ऑफ लाइट से वेव फैलेगा कैसे? सोर्स ऑफ लाइट अगर है, पॉइंट है, तो वेव किस प्रकार से फैलेगा, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो वेव जो फैलेगा ना आपका स्फेरिकल शेप में फैलेगा ऐसे, स्फेरिकल शेप में फैलेगा ऐसे। और तब हम लाइट में इसके पहले चैप्टर में पढ़े कि वेव ऐसे जाके टकराएगा, ऐसे जाके टकराएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा और फिर ऐसे टकराएगा। तो ऐसा क्यों दिखाते थे? क्योंकि स्फेरिकल टकरा रहा है ये जाकर के यहाँ पर, और टकराने के बाद वेव चला जाता है पैरेलल,
ये बात आपको पता है कि आप जब फोकस पर सोर्स को रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पर बनता था, ये बात आपको पता था। तो अब देखिए ध्यान से, जब इन्फिनाइट पर वेव बनने वाला है तो यह वेव फ्रंट कैसा हुआ, आप समझ लीजिए ध्यान से। यह वेव फ्रंट अब प्लेन हो गया। कैसा वेव फ्रंट हो गया? प्लेन वेव फ्रंट हो गया। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये कैसा वेव फ्रंट हो गया? आपका प्लेन वेव फ्रंट हो गया। यानी कि लेंस के कारण ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट वो प्लेन वेव फ्रंट में चला गया। कैसा में? प्लेन वेव फ्रंट में बन गया, प्लेन वेव फ्रंट बदल गया। तो रिफ्रैक्शन के बाद देखिए वेव फ्रंट का शेप बदल जाएगा। तो इतना समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताइए, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। इतना पहले बताइए, उसके बाद आपसे मिलते हैं, मतलब आपको यस क्वेश्चन सर, देंगे। यस सर, एकदम समझ में आ गया? यस सर। तो चलिए, यस सर। है ना, तो कुछ आप भी बना के दिखाइए, है ना। अब हम कुछ वेव फ्रंट देंगे और आगे कोई लेंस लगा देंगे, ग्लास लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, और तब उसका शेप ऑफ वेव फ्रंट बतलाना है कि क्या होगा। देखिए, अब यहाँ पर एक प्रिज्म है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है पहला। एक प्रिज्म है आपका, इस तरह से है प्रिज्म, है ना। ये प्रिज्म पर जो है आपका लाइट, देखिए क्वेश्चन सारा देखिए, उसका हमको बताते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन फिर बनेगा, उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए, आप अगर बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको शेप ऑफ वेव फ्रंट बनाना है यहाँ पर, कि आखिर शेप ऑफ वेव फ्रंट क्या होगा। ठीक है, शेप ऑफ वेव फ्रंट क्या होगा, उसको अगर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे तो देखिए हम भी आपको बना के दिखाते हैं आखिर ये होगा किस प्रकार से। तो आपको देखिए दिमाग लगाना है। सबसे पहले ये बताइए, यहाँ जो है मीडियम डेंसर है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट वही होता है रेयर के जैसा, कि कम होता है कि ज्यादा होता है, ये बताइए आप लोग। तो ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। तो लाइट वेव को यहां से यहां तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि यहां से यहां पार करने में कम टाइम लगेगा। तो इसका मतलब आप जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, हम कुछ समझाना चाह रहे हैं। आप देखिए, जब आप लाइट 10th क्लास में पढ़ते थे, इधर से जब व्हाइट लाइट जाता था तो जो ये 7 कलर में टूटता था ना लाइट, तो हम लोग क्या करते थे यार, 7 कलर में जब टूटता था तो कलर को नीचे की ओर ऐसे टिल्टेड करके दिखाते थे। लेकिन वहां पर टिल्टेड क्यों होता था, इस रीजन को नहीं समझ पाते थे आप। तो उस रीजन को आज समझ लेना है। कहिए कैसे? उस रीजन को इस तरह से समझ लेना है कि बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बोर्ड पर ये लाइट जल्दी पार कर गया, मतलब ये पार करके गया, जबकि लेट, तो यहाँ टिल्टेड वेव फ्रंट बनेगा, मतलब कि अब लाइट ऐसे चलेगा, यहाँ से इधर ऐसे जा रहा होगा, है ना। तो ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट जो है वो टिल्टेड अब हो गया। कैसा हो गया? टिल्टेड हो गया, मतलब तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमको बोलिए। देख लीजिए, टिल्टेड मतलब टेढ़ा हो गया ये प्लेन वेव फ्रंट, मतलब झुक गया एक तरफ का। सब क्यों फिर से झुका बता उसका? दीजिए। फिर से आप समझ लीजिए, आप खुद दोस्त सोचिए कि जब तक ये लाइट यहाँ से यहाँ जाएगा तो तुरंत पार कर जाएगा, या स्पीड ऑफ लाइट इसका ज्यादा रहेगा, क्योंकि कम ही दूर ये पार किया। क्या चीज प्रिज्म में, तो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, और निकलने के बाद अब ऐसे भी सोचिए ना कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाता है तो डेविएशन किधर होता है, नीचे की ओर होता है डेविएशन। इतना तो पिछले क्लास में हम लोग पीछे चैप्टर में भी पढ़े हैं कि जब डेविएशन नीचे की ओर ही होगा, डाउनवर्ड ये डेविएशन जाएगा, तो आप खुद सोचिए कि अब क्या होगा जब ये डाउनवर्ड डेविएशन जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए, जब ये डाउनवर्ड डेविएशन जाएगा, तो डाउनवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब अब वेव फ्रंट बनाएगा तो क्या होगा, उसका टिल्टेड वेव फ्रंट इस तरह से बनेगा। बात समझिए इसी तरह से। उसी तरह से अब देखिए पैरेलल
वेव फ्रंट यहाँ पर आया कनकेव मिरर पर, तो यदि इसका फोकस यहाँ है तो लाइट वहां से आ करके ये इस पर ऐसे मिलेगा और ये लाइट यहाँ से जाके ऐसे मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो अब वेव फ्रंट बन गया वो स्फेरिकल बन गया, यानी कर्व हो गया। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आप अगर बात को समझते हैं अच्छी तरह से तो ये प्लेन वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया या कर्व वेव फ्रंट हो गया, जो भी आप बोल दीजिए। यानी पहले सब में हम लोग प्लेन वेव फ्रंट की बात किए थे, नाम लिखना है तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे फिगर पर थोड़ा ज्यादा गड़बड़ होता है। प्लेन वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है हर बार, ये भी इंसिडेंट किया, ये भी इंसिडेंट किया, सब बार प्लेन वेव फ्रंट दिए हैं। अब प्लेन वेव फ्रंट कैसे कैसे अपना शेप बदल लेगा वो समझ लीजिए। अब उसी तरह से अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो डाइवर्जिंग लेंस है, यानी रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से और यहाँ से तो सीधा जाएगा, लेकिन ये अगर फोकस यहाँ है तो इधर डॉटेड लाइन होता है, ऐसे डॉटेड लाइन होता है ऐसे, और आपका इधर चला जाएगा लाइट, ये डॉटेड लाइन इधर होता है और इधर चला जाएगा लाइट, मतलब इस तरह से डेविएट करेगा। लेकिन इसका सेंटर यही होगा क्योंकि यही फोकस है, फोकस इसका सेंटर होगा। और ये भी आपका क्या बना लिया, देख लिए ध्यान से, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लिया, देख लीजिए ध्यान से, ये भी प्लेन वेव फ्रंट है जो ये स्फेरिकल बना लिया। शेप कैसा बना लिया, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लिया। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ये आपका जो वेव फ्रंट बन गया कैसा बन गया, आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया, देख लीजिए ध्यान से। यानी कि हर हाल में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जो है आपका वेव फ्रंट का शेप बदलेगा, और देखिए कैसे बदलेगा, ये बदलने का तरीका समझिए अच्छी तरह से। कंफ्यूजन है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे तो बढ़ेंगे ही, है ना। नाम लिखने के लिए नाम अपने से लिखिएगा, क्योंकि जो बोले हैं वो रिकॉर्ड भी हो रहा होगा। जब दोबारा वीडियो देखिएगा, कॉपी बनाइएगा तो लिख लीजिएगा कि ये सब प्लेन वेव फ्रंट है, वो टिल्टेड है, ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल में देखिए क्या ये भी स्फेरिकल है। इस तरह से बात समझ सकते हो अच्छी तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हमको एक क्वेश्चन एक दो देना है आपको, वो क्वेश्चन आपको बनाना है, बस इतने सोच लीजिए। अब आपको दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, दिमाग लगाना है, बस इतने सोच लीजिए। जब तक दिमाग लगाइएगा नहीं तब तक क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, तो वही दिमाग लगाना है आपको फटाफट। देखिए अगर वही दिमाग लगाना है तो देख लीजिए ध्यान से, आपका जो है ना यहाँ एक ग्लास है, थिक ग्लास है, और कुछ नहीं, ये थिक ग्लास है, ये जो है आपका थिक ग्लास है, ग्लास है। यहाँ पर एक वेव फ्रंट आया है, उसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ वेव फ्रंट को, आपको समझने के लिए ज्यादा अच्छा है ना। वेव फ्रंट का जो शेप है ना यहाँ पर जो आया है, इधर से आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो वेव फ्रंट का शेप है कुछ इस तरह से है, ऐसा है। तो वेव फ्रंट का शेप कुछ ऐसा है, और यह वेव फ्रंट इस पर इंसिडेंट हो गया तो पार भी करेगा। तो इस तरफ वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा, ये आप बना करके हर हाल में क्या कीजिए, हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, चेक करते हैं कि कैसा बनाते हैं आप। जो देख लीजिए ध्यान से, ये शेप ऑफ वेव फ्रंट है, इसका वेव फ्रंट आपको बनाना है कि आखिर क्या करना है जो हर हाल में। ठीक है, बना के भेजिए। यही क्वेश्चन जे एडवांस पूछा है 2020 में, यही वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस इतना समझना है आपको कि आप बताइए यह वेव सबसे पहले यहाँ टकराएगा तो ये वेव सबसे पहले पार करेगा, और जब ये टकराएगा, ये तो बाद में टकराएगा यहाँ पर आकर के, तब तक ये पीछे रह जाएगा।
यानी जो शेप है ना उसका उल्टा मिरर इमेज बनेगा यहाँ पर। आप समझ लीजिए, ये वाला वेव टकराने के बाद आगे निकलते चला जाएगा। ये देख लीजिए ध्यान से, बात समझिए बात को अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें वेव फ्रंट जो है कैसा बनेगा, जाने के बाद, आगे जाने के बाद क्या होगा वेव फ्रंट, कोई तो बोलिए, नहीं बोलिएगा। तो ये आपका वेव फ्रंट जो है आपका सेम ही रह जाएगा, जैसा ये है वैसा ही रह जाएगा इधर। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए, ध्यान समझ लिए बात को, ये पार करता हुआ चला जाएगा और फिर ये पार करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि ये ग्लास ही आपका उस तरह का है। देख लीजिए ध्यान से, ये प्लेन, ये वेव फ्रंट जो है इसी शेप का रह जाएगा। देखिए गौर से समझ लीजिए, इसी शेप का रह जाएगा, मतलब कि शेप जो है इसका नहीं बदलेगा, इसी तरह से रह जाएगा ये, जैसे था ये, मतलब जिस प्रकार से था इधर से आकर के फिर ऐसे गया है, उसी शेप का ये रह जाएगा, शेप में चेंज नहीं होगा। और ऐसे भी याद कीजिए आप, जब प्लेन ग्लास होता है तो शेप ऑफ वेव फ्रंट कैसे चेक करेगा आप ही बताइए। जब प्लेन ग्लास रहेगा, प्लेन ग्लास, और प्लेन ग्लास पर अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट दीजिएगा तो पैरेलल ही ये पार करेगा, स्फेरिकल दीजिए तो स्फेरिकल ही पार करेगा। तो अगर प्लेन वेव फ्रंट डाले हैं और इधर प्लेन वेव फ्रंट अगर निकल रहा है तो इसमें भी जैसा डालिएगा वैसा ही निकलेगा। आया समझ में? वैसा ही निकल जाएगा। लेकिन अब जो है क्वेश्चन उसको ध्यान से देखिएगा, ये ग्लास का जो शेप है ना कुछ इस तरह से, ग्लास इधर से आपका प्लेन है और इधर से जो ग्लास है इस तरह से है, ऐसे है। ग्लास का शेप ये है, अब की बार ग्लास ऐसा है। देखिए क्वेश्चन कैसे राइज हो सकता है उसको देखिए, ग्लास अब की बार ऐसा है और इस पर प्लेन वेव फ्रंट आके गिर रहा है। कैसा? प्लेन वेव फ्रंट आके टकरा रहा है, यानी इस पर जो इंसिडेंट हुआ है वो प्लेन वेव फ्रंट है। अब यह प्लेन वेव फ्रंट का शेप इधर क्या होगा वो अब आपको बतलाना है, यानी बना के दिखाना। दिमाग लगाइए, छोटा सा चीज भी बड़ा हो जाता है कभी कभी। पिक्चर ड्रॉ कीजिए, पिक्चर ड्रॉ कीजिए, पिक्चर, और ये बताइए कि हमको कि वेव फ्रंट किस प्रकार से होगा यहाँ पर। तो अपोजिट होगा सर। अपोजिट नहीं, बना करके भेजिए। ठीक है, चलिए ये था आपका वेव फ्रंट के बारे में कि वेव फ्रंट होता क्या है। तो वेव के सबसे आगे चलता है। वेव फ्रंट उसको कहते हैं जो किसी सोर्स के चारों तरफ जितने भी पॉइंट्स होगा इक्वल डिस्टेंस पर, वो है जो आपका क्या करेगा, इक्वल डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन आप अपने चिंतन मनन कीजिए कि क्या होगा, सब हम ही बता देंगे तो आपके दिमाग में फिर चलेगा क्या। इसको सोचिएगा, बनाइएगा, हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, हमको जब मन करेगा चेक करके बता देंगे कि आपका सही है या गलत है। देखिए ये है आपका वेव फ्रंट की बात हम किए थे। किसकी बात किए थे? वेव फ्रंट का बात किए थे, उस बात को समझ लिया अच्छी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए गौर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपका क्या होता है वो समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं आपके लिए। देखिए अगर गौर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ना। तो ये वेव फ्रंट के बाद अब हम लोग को पढ़ना है ह्यूजेंस प्रिंसिपल और कुछ पॉइंट। क्या? ह्यूजेंस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल
ह्यूजेंस प्रिंसिपल, HUYGENS, ह्यूजेंस प्रिंसिपल। इन्होंने क्या कहा, तो इनका बात जो है ना बड़ा ही अजीब बात है। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि कोई भी सोर्स हो उसके चारों तरफ इनफाइनाइट वेव फ्रंट बनता है, तो सब लोग जानता है ना। इनफाइनाइट वेव फ्रंट फॉर्म्ड around any source, any infinite wave front formed around any source, infinite wave front formed around any source, ठीक है। infinite wave front formed around any source, किसी भी सोर्स के चारों तरफ इनफाइनाइट वेव फ्रंट बनेगा। क्या बनेगा? इनफाइनाइट वेव फ्रंट बनेगा। अब दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा वो समझिए। उन्होंने कहा कि कोई भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नया सोर्स के जैसा बिहेव करेगा, यानी ईच पॉइंट ऑफ एनी वेव फ्रंट, each point of any wave front acts as new source, है ना। each point of any wave front acts as new source। अब इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिस इज अ सोर्स S1, इस सोर्स के चारों तरफ इनफाइनाइट वेव फ्रंट बनेगा। ये सोर्स है, इसके चारों तरफ इनफाइनाइट वेव फ्रंट बनेगा। 1 2 3 4, ये सब जितना भी वेव फ्रंट बन रहा है ये है वेव फ्रंट, ये सोर्स S है। तो इसको मेन सोर्स है ये, तो इस सोर्स से जो जितना भी वेव फ्रंट बनेगा इनफाइनाइट वेव फ्रंट बनेगा, और ये इसको कहते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट ये भी हुआ और ये भी हुआ, सारा प्राइमरी वेव फ्रंट हुआ। जो मेन सोर्स से वेव फ्रंट बने उसको प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। अब देखिए ह्यूजेंस का कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा दिमाग आपका पगलाएगा, नहीं ध्यान से सुनिएगा तो एकदम बिल्कुल ना समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा कंसेप्ट है ये। ईच पॉइंट ऑफ एनी वेव फ्रंट एक्ट्स एज न्यू सोर्स। अब बताइए, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सरफेस पर कितने पॉइंट्स होते हैं? अनंत, इनफाइनाइट। तो इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो इस पर इनफाइनाइट वेव फ्रंट बनेगा। इनफाइनाइट पॉइंट्स है, देखिए ध्यान सुनिए, मेरी बात को फिर से बोल रहे हैं। ये मेन सोर्स के चारों तरफ इनफाइनाइट वेव फ्रंट बना, एक वेव फ्रंट पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो इस वेव फ्रंट पर जो सोर्स बने ये भी एक सोर्स का काम करेगा, इसको S1 से लिख रहे हैं। ये भी एक सोर्स का काम करेगा, S1 से लिख रहे हैं। प्राइमरी के बाद ये है, S1 सोर्स है। इस पर भी जो सोर्स बनेगा वो क्या बनेगा? S1 सोर्स बन गया। मतलब देखिए मेन सोर्स से इनफाइनाइट वेव फ्रंट बना, हर एक वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नया सोर्स के जैसा बिहेव करेगा। तो इसका वेव फ्रंट पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो इनफाइनाइट सोर्स होगा S1 है ना। और जब ये सोर्स हो गया तो ये भी वेव फ्रंट पैदा करेगा, ये भी वेव फ्रंट पैदा करेगा, ये भी वेव फ्रंट पैदा करेगा। तो लेकिन अब ये कितना वेव फ्रंट पैदा करेगा? तो ये भी इनफाइनाइट पैदा करेगा, ये भी इनफाइनाइट वेव फ्रंट पैदा करेगा, ये भी इनफाइनाइट वेव पैदा करेगा। और इसको कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी
वेव फ्रंट। कौन? ये हुआ। कौन? इसके द्वारा जो सोर्स के बना ये भी सेकेंडरी होगा। अभी तक रुके नहीं हो। कहे कि अब जो नया सोर्स बना तो ये भी एक वेव फ्रंट है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट की संख्या कितनी होगी? तो एक सोर्स के चारों तरफ सेकेंडरी वेव फ्रंट की संख्या इनफाइनाइट होगा। अब इसका भी हर एक पॉइंट एक नया सोर्स के जैसा बिहेव करेगा। ये भी एक नया सोर्स बिहेव करेगा, ये भी एक नया सोर्स बिहेव करेगा। तो ये इसको S2 कहेंगे। क्या कहेंगे? तो इसका भी एक S2 एक वेव फ्रंट बनेगा। इसके चारों तरफ भी एक नया वेव फ्रंट बनेगा। इसको कहेंगे टर्सरी वेव फ्रंट एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। हम पागल हो गए हैं। कितना पॉइंट्स आप लोग सोच के बताइए, कितना पॉइंट्स ये सोचिए, कितना सोर्स ये सोचिए, एक सोर्स से कितना सोर्स होगा ये सोचिए। इनफाइनाइट। इनफिनाइट सर। इनफिनाइट का पावर इनफिनाइट, गलत बोल रहे हैं आप। इनफिनाइट का पावर इनफिनाइट होगा। आप सोच लीजिए, ये मेन सोर्स था, इसके चारों तरफ इनफिनाइट वेव फ्रंट था। इस सोर्स पर इनफिनाइट पॉइंट्स है, इस सोर्स पर इनफिनाइट पॉइंट्स है। तब फिर से इनफिनाइट सोर्स, इनफिनाइट सोर्स, इनफिनाइट सोर्स। S1 का जो सोर्स हो गया इनफिनाइट सोर्स, इनफिनाइट सोर्स, इनफिनाइट सोर्स, इनफिनाइट सोर्स। अब S1 सोर्स जो है ये जो वेव फ्रंट पैदा करेगा उसका भी वेव फ्रंट एक सोर्स के जैसा बिहेव करेगा। अब वह जो बिहेव करेगा तो उसका भी सोर्स भी इनफिनाइट वेव फ्रंट के जैसा बिहेव करेगा। मतलब इनफिनाइट 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 सब कुछ इनफिनाइट हो गया। लेकिन हमको बात समझ में नहीं आया कि ह्यूजन साहब इस पॉइंट से वो कहना क्या चाह रहे हैं, हम लोग को समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग को क्या नॉलेज देना चाह रहे हैं, ये बताइए। अब आप लोग ये बताइए, आप लोग ये आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ये बात समझना पड़ेगा। तो जानते ये समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? जो आज तक जन्म के बाद हर दिन आप इस चीज को देखते हैं, उसको अनुभव नहीं किए हैं अभी तक। ईच एंड एवरी सेकेंड, ईच एंड एवरी डे आप उस चीज को देखते आए हैं, लेकिन उसको कभी समझने की कोशिश नहीं किए हैं, क्योंकि आप कभी समझना ही नहीं चाहते हैं। आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कुछ बात बताना चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा। इस रूम में एक लाइट जल रहा है मात्र। अगर लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन चलता तीर के जैसा तो यहां पर टकराता, तो ऐसा थोड़ी कि सब। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं। लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में चलता, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता जो पहले आप समझते आ रहे हैं, तो जहां पर लाइट आके टकराता वो ब्राइट, जहां ही आके टकराता वो क्या होता आपका डार्क हो जाता। आप समझ लीजिए, तो ये हो जाता ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क। लेकिन एक ही लाइट सोर्स से आपके रूम का कण कण, हिंदी में हर एक पॉइंट ब्राइट हो जाता है, बशर्ते कि रास्ता में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ जाए, कोई रुकावट नहीं आ जाए। यानी रूम में एक लाइट जलाते हैं तो रूम के हर एक कण कण में लाइट पहुंच जाता है। यही ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर स्पेस में फ्री छोड़ दीजिए किसी भी एक सोर्स को, तो यूनिवर्स के हर एक पॉइंट पर उसका इंटेंसिटी पहुंच जाएगा और हर एक पॉइंट को ब्राइट कर देगा और हर एक पॉइंट एक नया सोर्स के जैसा बिहेव करेगा। आप याद कीजिए, लाइट में ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? लाइट सोर्स को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्या मेरा बोर्ड ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अभी आपके लिए है ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके पास आपका लाइट नहीं है, लेकिन अपना ये सोर्स के जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। उसके लाइट को लेकर के ये भी जब लाइट वहां से आया, इसका वेव फ्रंट टकराया, तो इसका वेव फ्रंट एक नया सोर्स का जैसा ये बिहेवियर शो कर रहा है और तब ने हर एक पॉइंट को ये टच कर गया। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एक सोर्स जलाइएगा तो यूनिवर्स के हर एक पॉइंट को वो पहुंच जाएगा, बशर्ते रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए। आप रूम में एक लाइट जलाते हैं, रूम के कण कण, मतलब हम क्या बोले, ईच एंड एवरी पॉइंट आपका एक नया सोर्स के जैसा बिहेव करने लगता है। याद कीजिए, आपका रूम का ईच एंड एवरी
पॉइंट एक नया सोर्स बिहेव करता है तब ना आप हर एक पॉइंट को देख पाते हैं, क्योंकि वहां से लाइट निकलता है, वहां से लाइट आता है और उसको हम लोग पिछले चैप्टर में कहते थे वहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है। यही पॉइंट को कहना चाह रहे थे। लेकिन इंटेंसिटी जो होगा ना हर एक पॉइंट पर सेम नहीं होगा। इंटेंसिटी ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी ब्राइटनेस या इंटेंसिटी जो है वह हर हाल में इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इंटेंसिटी घटता चला जाएगा, यानी कि मरकरी के पास जो पॉइंट होगा उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जो मरकरी से दूर वाला पॉइंट होगा उसका इंटेंसिटी कम होगा, लेकिन फिर भी वो हर एक को एक नया सोर्स बना ही के दम लेगा। समझे मेरी बात को? ह्यूजन ने ये कहना चाहा है। इस पॉइंट का सारांश समझ में आ गया कि किन्हीं को कोई डाउट है तो आप बताइए। देख लिए ध्यान से, एकदम बात अच्छी तरह से समझ लीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से अच्छी तरह से समझ लीजिए, कोई यहाँ पर गड़बड़ी नहीं, बस इतना ही सोच लीजिए। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये है ह्यूजेंस का प्रिंसिपल, मतलब कि ये पॉइंट्स है। अगला पॉइंट भी इसमें भी है, तो ये सब 2 पॉइंट हुआ जो आप समझ गए होंगे, है ना। तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। और वह भी पॉइंट अभी आप देख रहे थे लेकिन समझे नहीं होंगे। देखिए, वेव फ्रंट पर स्पीड ऑफ लाइट यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। यानी कि तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज perpendicular on wave front। यानी आप बात समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वह परपेंडिकुलर है किस पर? वेव फ्रंट पर। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो होगा ऑलवेज हमेशा के लिए परपेंडिकुलर होगा, चाहे वेव फ्रंट का शेप कैसा भी क्यों नहीं हो। जैसे अभी प्लेन वेव फ्रंट जब बना रहे थे तो याद कीजिए, प्लेन वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पर आपका जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल देख के बनाए हुए। देख लीजिए ध्यान से। स्फेरिकल वेव फ्रंट जब देखे थे, स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो याद कीजिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव यही होता है। और यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि टेंजेंट पर ये 90 डिग्री बनाता है। ये बात को याद कर लीजिए। स्पीड ऑफ है और ये आपका स्पीड ऑफ लाइट है और ये क्या है? आपका वेव फ्रंट है। यानी कहने का मेरा मतलब समझ लीजिए कि तीनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं आप लोग को? देख लीजिए, ह्यूजेंस प्रिंसिपल यही है। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये है ह्यूजेंस प्रिंसिपल, यानी कि 2-3 पॉइंट तो बहुत लाजवाब है। एक तो ये समझे कि कोई भी सोर्स है रूम में, लाइट का सोर्स है जो हर एक पॉइंट को टच करता है। उसी तरह से साउंड वेव, याद कीजिए हम बोलते हैं रूम में 10 लोग हैं तो 10 लोग के कान पर आवाज जाएगा। ऐसा नहीं कि एगो के पास नहीं जाएगा। अगर वेव ऐसा होता तब तो मजा आ जाता फिर। तो ये सब बातों को समझिए जो हमारे नेचर में प्रेजेंट फिनोमेना जो है, जिसको आप लोग समझते हैं बात को अच्छी तरह से। यानी कि ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा एट एनी कंडीशन, हर हाल में परपेंडिकुलर होगा। यानी डायरेक्शन ऑफ वेव ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा कहां पर? वेव फ्रंट पर, चाहे वेव फ्रंट का शेप कैसा भी क्यों नहीं रहे। सर वहां पर आर स्क्वायर क्या था? आर स्क्वायर डिस्टेंस था। चलिए एक बात आपको बता देते हैं जब पूछ दिए हैं। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस लाइट में होता है। इंटेंसिटी किसी का हो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। आर है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सोर्स,
मतलब कोई भी सोर्स अगर यहाँ पर है, ये सोर्स है, तो इस डिस्टेंस पर जो ब्राइटनेस होगा और इस डिस्टेंस पर जो ब्राइटनेस होगा वो अलग अलग होगा, इंटेंसिटी अलग होगा। इंटेंसिटी किसी का साउंड वेव का इंटेंसिटी हो यही रूल लागू करेगा, लाइट वेव का इंटेंसिटी हो यही होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो यही होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो यही होगा। यानी इंटेंसिटी किसी का हो आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ ही फॉलो होगा। याद कर लीजिए, पृथ्वी से हम बहुत दूर चले जाएंगे तो पृथ्वी हम पर फोर्स लगाना बंद कर देती है ना, लेकिन लगता है, लेकिन हम लोग अनुभव उसको नहीं कर पाते हैं। तो इंटेंसिटी ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इस बात याद रखिए। कोई भी इंटेंसिटी हो, हम बोल रहे हैं उसका इंटेंसिटी, जैसे आप लोग अगर क्लास में पढ़ते थे तो बिना माइक के जब पढ़ाते हैं गर्मी में तो आगे वाला बेंच को बहुत अच्छा लगता है, पीछे वाला बेंच को कुछ पता नहीं चलता कि क्या सुन रहे हो। तो इंटेंसिटी ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। देखिए इसके बाद बहुत ही अच्छा चीज पढ़ना है, बहुत ही अच्छा चीज पढ़ना है जिसका आज आप लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे अभी कभी तक। आप लोग कितने लोग हैं जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में I बराबर R पढ़े हैं, और कितने लोग जो हैं स्नेल्स लॉ पढ़े हैं, म्यू 1 साइन I इक्वल टू म्यू 2 साइन R। तो सब लोग ना पढ़े हैं ये सब बात को, याद कीजिए, सब लोग पढ़े हैं। लेकिन इस दोनों का प्रूफ कोई पढ़े हैं? प्रूफ साबित करके दिखाइए कि I बराबर RA होता है, आज तक नहीं पढ़े हैं। सोचिए 8वां क्लास से पढ़ते आ रहे हैं I बराबर R, जानते हैं I बराबर होता है, सब मान लिए हैं, मतलब किसी को आज तक अपोज नहीं किए कि हमको प्रूफ करके बताओ कि I बराबर RA होता है। ये भी प्रूफ करके बताओ कि म्यू 1 साइन I इक्वल टू म्यू 2 साइन R होता है। कभी किसी से पूछे हैं? तो इसी, ठीक है, तो इसी का प्रूफ बताना है, इसी का प्रूफ जानना है।